नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण जो सीरीज हमने शुरू की है, आज उसका पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास, क्लास नंबर 1, महेश कुमार बरनवाल जी की पुस्तक से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसके शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश का राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। यह संविधान का वैधानिक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। शुरुआत है भारत का संवैधानिक विकास करते हैं। यह दो प्रकार से है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया था। यह देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, जिनके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे। उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी राजस्व प्राप्त कर लिया था 1765 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं, इनको ध्यान रखिए। शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे हम शुरुआत करते हैं। इस एक्ट का भारत की संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट किसे कहा जाता है, कब पारित किया गया था। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो पहले जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले प्रथम थे। आगे देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता न्यायाधीश की स्थापना हुई थी। सर एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का भारतीय लोगों में उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। यह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। एक्ट इंपॉर्टेंट हैं सभी, क्वेश्चन बार बार इनमें से पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। यह अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। ठीक है, अगला है चार्ट एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में वेतन देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट उठा रहे हैं, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज ही हम काउंट कर रहे हैं। आगे है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। मतलब चीन के साथ चाय का व्यापार है वो लगातार चल रहा था। आगे है कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। मतलब 1813 के एक्ट में भी अगले 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। काम करने के लिए फिर से मंजूरी दे दी गई। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान किया गया। 1 लाख
रुपए वार्षिक धनराशि के रूप में प्रावधान किया गया था। साथ ही भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ईसाई मशीनरियों को धर्म की प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाँ देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसने बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें सभी नागरिक एक सैन्य शक्तियां निहित थी। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए जिसे आप यूपीएससी बोला जाता है, प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया गया। परीक्षा खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया, किसी भी भारतीय को रंग भेद जाति धर्म के आधार पर कंपनी के पद और रोजगार से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब कि जो कंपनी के अंदर पद दिया जाएगा उसके अंदर किसी का रंग जाति के आधार पर उसको नहीं चुना जाएगा, उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद दिया जाएगा। आगे है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे इसको समाप्त कर दिया गया था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल का आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। 1834 ईस्वी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 संसदीय विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में 4 संसदीय विधि का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1834 में। आगे है, एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1843 को। आगे है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं हम। इसमें क्या कहता है, 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था, वो था 1853 का चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर अधिनियम माना जाता है। आगे है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया है। देखिए, मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह को रोकना था। इसका मुख्य उद्देश्य 1857 के जो विद्रोह है उसको रोकना इसका अहम हिस्सा माना जाता है। आगे है, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। भारत का जो शासन है वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था 1858 में। आगे क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है बात है, क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। आगे क्या कहता है देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। आगे देखिए, एक नए पदभार के राज्य सचिव का सृजन किया गया। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी के ऊपर निशान लगाइए। आगे है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। जो अधिकार थे उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा द्वारा। आगे है, भारत परिषद अधिनियम 1861। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में गठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, सर दिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, हेडलाइन करिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नव गठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। ये 1800 एक्ट है, 1861 वाला एक्ट जो है उसके अंदर पहली विधान परिषद जो गठन हुई थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह,
बनारस के राजा देवनारायण सिंह, सर दिनकर राव। ठीक है, आगे है लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे है इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक रह सकता था। आगे है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें है निर्वाचन, ये जो शुरू के अंदर लिखा गया है इसको आप काट दीजिए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, जिसमें प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किए जाते थे। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909। इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये बार बार पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो ये अधिनियम था 1909 का अधिनियम था मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक है, ये मार्ले मिंटो अधिनियम का अहम लक्ष्य था, जिस कारण मार्ले मिंटो सुधार आया था। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बार बी ग्रेड के ए ग्रेड के प्रश्न में ज्यादातर पूछा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। एसोसिएशन जो सदस्य है उसका एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया था वायसराय और गवर्नर के कार्यकाली परिषद का। वह प्रथम व्यक्ति कौन था? वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, निशान लगाइए। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। आगे है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। आपसे पूछ लेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो आप लिखोगे लॉर्ड मिंटो। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919। ये जो अधिनियम आगे आ रहे हैं 1909 से आगे, ये इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए इनको। आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कब? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, इनके कारणों में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, होम रूलिंग की स्थापना किसने करी थी? लाल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 के अंदर करी थी। उसके बाद का यह अधिनियम आया था 1919 का। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में धनात्मक विधायिक स्थापित की गई। इस केंद्रीय विधान परिषद का स्थापन स्थान यानी कि राज्य परिषद, उच्च सदन, विधानसभा, निम्न सदन वाले द्वैतात्मक सिद्धांत यानी कि विधानमंडल जो अपनाया गया था, उसके अंदर राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा, निम्न सदन वाले 2 द्वैत शासनात्मक विधि अपनाई गई थी। आगे है 1919 एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना मतलब कि आपको बता दी गई ऊपर। आगे देखिए, अधिनियम ने लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। मतलब कि यूपीएससी के लिए 1926 के अंदर इसका आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर राज्य विधानसभाओं को अपना बजट अलग बनाने को कहा गया था। मतलब कि किसके द्वारा? आप कहेंगे 1919 के द्वारा
ये बजट ने अलग कर दिया गया था तथा राज्य विधान सभाओं को अपना बजट अलग बनाने को कहा गया था। आगे है 1927 में, आगे पढ़िए, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के साथ वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना था। 1927 में ब्रिटिश द्वारा जो साइमन कमीशन कह सकते हैं हम, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसी से भारत के संविधान में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये लंबा और विस्तृत दस्तावेज था कह सकते हैं हम इसको, जिसमें 321 धाराएं पूछ भी लेता है कितनी धाराएं थी। 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बारे में अलग अलग से जानेंगे। पार्ट वाइज भारत शासन अधिनियम, देखिए क्या कह रहा है। भारत शासन अधिनियम पहला पार्ट है इसका, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ। ठीक है, केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था इसका उद्देश्य था 1935 अधिनियम का। आगे है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र राज्य के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा किस अधिनियम के तहत था? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा था। वर्मा को भारत से अलग, ठीक है, वर्मा जिसे आप म्यांमार बोला जाता है, वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, दलित जातियों, महिला, मजदूरों के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था। प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा सभी जातियों, दलित जातियों, जो नीचे की जातियां थी, महिलाओं और मजदूरों के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, ये वे 6 द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। वे 6 ये राज्य अलग अलग थे। आगे है लोक सेवा आयोगों की स्थापना, केंद्र में लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन इसी के अंदर किया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, भारत सचिव को सलाहकारों के लिए एक टीम प्रदान की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है संघीय न्यायालय का प्रावधान। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेनर थे। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्व बैंक की स्थापना देश की मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के उद्देश्य से कब की गई थी? 1935 के अधिनियम से रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे है 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने कहा इसे सड़ा और मूल रूप से बुरा बताया था। नेहरू जी की कल्पना और जिन्ना जी के बारे में इसने बताया था। आगे है 1942 का क्रिप्स मिशन। ठीक है, 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भेजा गया था। ठीक है, इसे भारतीय संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा इस बात को? क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन करने के बारे में प्रावधान किया गया, के बारे में बताया गया। आगे है कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इसे दिवालिया बैंक भविष्य की तिथि में चुनाने वाला चेक कहा जाता है। ठीक है, भुलाने वाला चेक कहा जाता है, सॉरी। महात्मा गांधी द्वारा ये पूछा भी जाता है दिवालिया बैंक किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था? भविष्य की तिथि में भुलाने वाला चेक, इसको कहा जाता है। आगे है पाकिस्तान की मांग स्पष्ट न होने के कारण मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार किया गया। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान इसके
पक्ष में था कि पाकिस्तान की मांग इसके अंदर उठाई जाएगी, परंतु वो पाकिस्तान की मांग के खिलाफ बाद में होगा जब उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान के। आगे है वेवल योजना 1945 की वेवल योजना, ठीक है। यह है 4 जून 1945 भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल के नाम से जानी जाती है। 4 जून 1945 को भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उनके नाम से यह योजना जानी जाती है। 1945 की कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और यह योजना विफल हो गई, ठीक है। आगे है शिमला सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन 22 सदस्यों वाली सर्वदलीय सम्मेलन था। मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद नियुक्त होने वाली मुस्लिम सदस्यों का चयन व समय करेगी, अतः यह योजना विफल हो गई, ठीक है। वेवल योजना भी आखिरकार विफल हो गई। 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला यह सम्मेलन असफल रहा। वेवल योजना कब तक चलाई गई थी? 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक चलने वाली ये सम्मेलन था, आखिरकार इसको असफल घोषित किया गया। आगे है कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कैलिमेट एटली, लेबर पार्टी से, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। कैबिनेट मिशन का गठन के बारे में उस समय ब्रिटिश की प्रधानमंत्री कौन थी? सर कैलिमेट एटली। लेबर पार्टी 22 जनवरी 1946 को राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिंग लॉरेंस, ठीक है। सर पैथिंग लॉरेंस मिशन के अध्यक्ष थे, किसके? कैबिनेट मिशन के। आगे जानते हैं भारतीय संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ये इसके मुख्य तथ्य थे। इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांतों, 93 देशी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से, मतलब कि जो बांट दिए गए संविधान निर्माण के लिए जो सदस्य थे उनको बांट दिया गया था। कहाँ से कितने सदस्यों का चुनाव होगा? आगे है 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य होगा, महिलाओं की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य होंगे, ठीक है। आगे है अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, 14 सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख, 1 पारसी, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश सरकार की यह सर्वश्रेष्ठ योजना थी। महात्मा गांधी ने इसे ही सर्वश्रेष्ठ योजना घोषित की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा पूछा भी जाता है महात्मा गांधी ने कौन सी योजना को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार की जो ये गठन किया गया था जिसमें 14 सदस्य होंगे। आगे है अंतरिम सरकार का गठन भाई, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन था वो किस प्रकार हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखिए हर एक पॉइंट आपसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स के अंदर वही पॉइंट डाले गए हैं जो हेडलाइन करके जो बार बार पूछे जाते हैं, वरना किताब बहुत बड़ी है, आपसे पढ़ी नहीं जाएगी पूरी। आगे देखिए 24 अगस्त 1946 पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है नेतृत्व ने 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ। सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य थे परंतु मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। इसका कहने का मतलब यही है कि मुस्लिम लीग से सदस्य नहीं थे लेकिन मुस्लिम सदस्य इसके अंदर मौजूद थे, पार्टी के अंदर मौजूद थे, ठीक है। आगे क्या कहता है 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग शामिल हो गई, इसके अंदर बाद में मुस्लिम लीग जुड़ गई थी। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद के सदस्य थे। इस परिषद में अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले नेहरू अंतरिम सरकार के अंदर आए थे। मतलब कि नेहरू जी के अंदर राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले नेहरू जी को सौंप दिए गए थे अंतरिम सरकार के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन था? अध्यक्ष थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय जो थे उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। आगे है अंतरिम सरकार के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश
की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। दो राष्ट्र का मतलब क्या था, जहाँ की कांग्रेस है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है, ये लोग इसको मिलकर चला रहे हैं, मतलब कि दो राष्ट्र की सरकार इसे कहा गया था। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ये पूछा भी जाता है अंतरिम सरकार के बारे में, B.R. अम्बेडकर के क्या विचार थे। ठीक है, पूरी व्याख्या करते हैं इसकी। आगे है 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मतलब मुस्लिम लीग इसके अंदर उपयोग में नहीं गया था। आगे है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष इसके अंदर चुने गए थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आगे है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के बारे में बार बार पूछा जाता है, यह कब आई? तो ये थी 3 जून 1947 को। क्या कहता है माउंटबेटन की योजना के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों की सत्ता सौंप देगी, मतलब कि भारतीयों को स्वतंत्र कर देगी। कब तक? 30 जून 1948 से पहले। इसके लिए माउंटबेटन को भारत के वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। ठीक है, वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है, आगे है भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान कर दिया गया। मतलब कि जो 3 जून 1947 की माउंटबेटन की योजना थी, उसके अंदर दो राष्ट्र बना दिए गए, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान इसके अंदर। अगला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा निश्चित किया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि जो पश्चिमोत्तर राज्य थे उन्हें स्वतंत्र इस प्रकार छोड़ दिया गई, वह चाहें तो किसके अंदर मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर वोट का अधिकार दे दिया गया। आगे है बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग बैठक बुलाए जाए। कोई पक्ष प्रांत का विभाजन करना चाहे तो विभाजन कर दिया जाएगा। दोनों राज्यों में डोमिनियल स्टेट, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों राज्यों को डोमिनियल स्टेट अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, डोमिनियल स्टेट किसे कहा जाता है? अधिराज्य का दर्जा किसको? दोनों स्टेटों को दिया जाने का प्रावधान किया गया। आगे है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत आज़ादी की ओर बढ़ते हुए। आगे है माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया। कब हो गया था? 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि माउंटबेटन योजना थी वो 3 जून को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद यह माउंटबेटन योजना 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में आई। 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। ठीक है, आगे है नॉर्मन डी पावर ने लिखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में, यह वाक्य पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में इतना जो महत्वपूर्ण विधेयक था वो इतना जल्दी कैसे पारित हो गया, उसके बारे में इसने लिखा था। नॉर्मन डी पामर ने लिखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में इतने कम वाद विवाद के साथ पास हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की घोषणा की गई, यानी कि स्थापना की जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त का इनको समय दे दिया गया। आगे है दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान का गठन किया जाएगा। ये उसी के अंदर लिखा गया वाक्य था, दोनों देशों को अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नए संविधान बनने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट तय कार्य करेगी। मतलब कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उसके तहत सरकार अपना कार्य करेगी। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक है, जो 2 अधिराज्य बना दिए गए थे उनके अंदर यह 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई बात थी। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट के द्वारा की जाएगी। आगे है
दो अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, दो सीमा आयोगों का गठन किया जाएगा। आगे है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947। ठीक है, 1947 का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में बताया गया है। क्या कहता है आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद, भारत प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। 1947 सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं परिवहन, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा, डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन, आर के षणमुगम सेठी वित्त मंत्री बना दिए गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। ठीक है, आगे हैं CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्याम P मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। इसके अंदर 2 या 3 इंपॉर्टेंट हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामलों के बारे में पूछा जाता है बार बार कि जो सरकार का निर्माण किया गया था 1947 के अंदर, उसमें विदेशी मामले किसके अंतर्गत आते थे, गृह मामले किसके अंतर्गत आते थे, और पहला शिक्षा मंत्री किसको बना दिया गया था। तो शिक्षा मंत्री के बारे में आप जानेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसार मामले, राज्य मामले, इसी को दिए गए थे। संविधान सभा के कुछ वाक्य इसके अंदर दिए गए हैं, वाक्य क्यों पढ़ते हैं देखिए। संविधान सभा को सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा को सर्वप्रथम कहाँ, अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। मतलब कि संविधान का जो है प्रारूप किसके अंदर मिलता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्मित स्वराज विधेयक है उसके अंदर मिलता है। आगे है 1922 गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में विचार व्यक्त की, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। सभी के वाक्य दिए गए हैं, वाक्य को पूछ भी लेता है कई बार कि गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका में कब कहा गया था, जिसके लिए भाई भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो, तो 1922 के अंदर जो हरिजन पत्रिका थी उसके अंदर कहा गया था ये वाक्य। आगे है अप्रैल 1923 समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया। इसे 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्तुत किया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास इसके अंदर उठाया गया था। कॉमनवेल्थ था 1923 के अंदर प्रस्तुत कब किया गया, अध्यक्षता थी इसकी 1925 के अंदर। ठीक है, 1925 के अंदर कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन के नाम से भी इसको शायद जाना जाता है। आगे है 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, दोनों में संविधान निर्माण की बात की गई थी। यानी कि 1942 का जो क्रिप्स मिशन था और 1946 का कैबिनेट मिशन था, दोनों में संविधान निर्माण की बात की गई थी। मतलब कि संविधान के वाक्य हैं, कब संविधान के बारे में चर्चा की गई थी उनके बारे में लिखा गया है। आगे है संविधान सभा 389 के स्थान पर 299 सदस्य रह गए, जिनमें 229 प्रांतों से, 17 सदस्य देशी रियासतों से थे, 11 सदस्य 1946 11 दिसंबर, ठीक है, ये संविधान सभा के बारे में बताया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य तथा HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष सदस्य के बारे में यानी कि स्थायी सदस्य बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष इसको बना दिया गया था सॉरी, तथा HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये दूसरी बैठक इसके अंदर हो गई थी 11 दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, तीसरा जो 13 दिसंबर को हुई थी उसके अंदर अलग पार्ट में पढ़ेंगे हम, इसका एक पार्ट दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य तथा HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष भी आप इसको कह सकते हैं, स्थायी सदस्य की जगह पे यहाँ पे अध्यक्ष कर सकते हैं, अध्यक्ष, ठीक है, लिख लेना आप अध्यक्ष। इसे BN राव
BN राव, ये इंपॉर्टेंट बात है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आप BN राव ऑप्शन के अंदर पूछा भी जाता है बार बार। ये आपका संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताए गए वाक्य थे, इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, हेडलाइन द्वारा अच्छे से बनाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।